दुनिया में माँ बाप के बाद पति और पत्नी का जो रिश्ता है सबसे खूबसूरत, पवित्र, ठोस, मजबूत रिश्ता माना जाता है। निकाह करते वक्त, साथ फेरे लेते वक्त ये तय किया जाता है, ये शपथ ली जाती है कि तमाम उम्र हर अच्छे या बुरे वक्त में साथ निभाएंगे। जब फेरे लिए जाते हैं तो 7 जन्मों की बात कही जाती है, 7 जन्मों तक सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। लेकिन कभी कभी देश के अनेक जगह से, अनेक शहरों से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि कभी कभी इन पवित्र रिश्तों पर भी शक खड़ा हो जाता है। इनमें ये भी शक के घेरे में आ जाते हैं। लोग हैरत रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल 11 नवंबर 2013 ये वो तारीख थी जब भोपाल पुलिस को फोन से सूचना मिलती है कि फला जगह खंडहर में एक व्यक्ति की अध जली यानी आधी जली हुई लाश पड़ी है। लाश चूंकि जली है लिहाजा पहचानना मुश्किल है। जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस जो महकमा है वो तुरंत सख्ती में आता है, फौरन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ता है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, देखती है कि एक युवक की अधजली लाश वहां पड़ी है। जीन्स की पैंट नीचे पहनी हुई है, ऊपर का जो हिस्सा है पूरा जल चुका है, जलकर राख हो चुका है। लिहाजा पहचान करने की कोई वहां मौजूद निशान मिले नहीं। पुलिस ने अपने तरीके से तमाम पुलिस स्टेशन को फोन किया कि कहीं किसी के पास कोई गुमशुदगी दर्ज हो या कोई मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हो तो उसके घर तक पहुंचने में कोई मदद मिले। लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे, कहीं कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई थी, कोई हो हल्ला नहीं था जिससे पता लगे कि हाँ अमुक जगह कोई व्यक्ति लापता है। लिहाजा पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही थी, वक्त गुजर रहा था, पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाना भी था। तभी पुलिस अधिकारी के मन में एक सवाल आया, एक उनको तरकीब सूझी कि क्यों ना इनकी पैंट की चेकिंग तलाशी ली जाए। हो सकता है पैंट में पर्स हो या कोई कागजात हो या कोई और ऐसी पहचान मिल जाए जिससे हम इसके घर तक पहुंच सकें, घर वालों को सूचित कर सकें। इस मकसद से जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी जेब में हाथ डाला, फौरन जेब से 4000 रुपए और गैस बुकिंग की एक रसीद यानी स्लिप उसके पॉकेट से निकलती है। ये देख करके पुलिस को बहुत बड़ी एक कामयाबी के तौर पर ये महसूस होता है कि ये पर्ची कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के घर तक पहुंचाने में हमारी जरूर मदद करेगी। चूंकि रात हो चुकी थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस रात को ही सीधे उस गैस गोदाम का जो ऑनर होता है उसके यहाँ पहुंचती है, उसको रात में खुलवाती है। वो पुलिस को देख के हड़बड़ाता है, लेकिन पुलिस कहती है कि ये पर्ची है, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, लिहाजा मुझे आपसे इसके घर का एड्रेस चाहिए और कोई हमारा इरादा नहीं है। तो व्यक्ति अपना रजिस्टर खंगालता है, पन्ने पलटता है, पलटते हुए उसको एक नाम उस रसीद के नंबर से उस रजिस्टर के नंबर का मैच करता है तो एक नाम नजर आता है। वो नाम होता है मनीष तख्तानी। उसी कॉलम में उसका घर का एड्रेस पड़ा हुआ था, क्योंकि सिलेंडर उसके घर भेजा जाता था, लिहाजा घर का एड्रेस भी उसमें मेंशन था। लिहाजा फौरन पुलिस सुबह होते ही उस एड्रेस पर पहुंचती है। देखा सामने एक बड़ी आलीशान कोठी बनी है। पुलिस डोर नॉक करती है, सामने से उसके पेरेंट परिजन निकलते हैं। उनको पुलिस अपने फोन में वो अधजला फोटो दिखाती है और फोटो देखने के बाद ही उसके परिवार का तुरंत रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। दरअसल उसकी पैंट देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये उनके बेटे की ही लाश है जो पिछले कुछ वक्त से लापता था। घर वाले ढूंढ रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। उस घर में उसकी पत्नी भी थी, पत्नी ने भी अपने पति के शव को एकदम पहचान लिया, वो भी दहाड़े मारकर रोने लगती है। इधर पोस्टमार्टम होता है, पुलिस परिजनों के हवाले शव करती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस की एक जो गुत्थी थी कि शव की शिनाख्त वो सुलझ चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने कातिल तक पहुंचने के लिए जांच के विभिन्न बिंदुओं पर, पहलुओं पर फोकस किया। उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई गई कि किसी से कोई लेन देन है, लड़ाई, घर वालों से पूछताछ की गई, माता पिता से पूछा गया, पत्नी से पूछा गया आपको किसी पर शक है, किसी से कोई दुश्मनी, पैसे का कोई लेन देन। जब मनीष के बारे में और पुलिस ने पता किया तो उसका भोपाल में ही बहुत बड़ी हार्डवेयर प्लाईवुड की बहुत बड़ी वर्कशॉप थी और शहर के तमाम जो फ्लैट बनते हैं, फ्लैट में जो लकड़ी के काम का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सारा उसके पास था और लकड़ी, प्लाईवुड वगैरह जो भी बिल्डिंग मटेरियल है वो सप्लाई किया करता था। बहुत बड़े स्तर पर उसका काम था, बड़ा बिजनेसमैन था, शहर में उसकी पहचान थी। लिहाजा पुलिस अब ये सोचती है कि कहीं हो सकता है कहीं बिजनेस से कोई संबंधित घटना घटी हो, कोई किसी से लड़ाई हो, लेन देन हो। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, अधिकारी विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन कहीं किसी प्रकार का ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे उसके हत्यारों तक पुलिस पहुंच सके। लिहाजा पुलिस ने सोचा
क्यों ना हो घर के भीतर ही इसकी जो पत्नी है उनको देखा जाए, थोड़ा सा चेक किया जाए, कुछ चुप खामोशी से, हो सकता है कहीं कोई क्लू मिले। लिहाजा उन्होंने अपने मुखबिर सतर्क किए, मुखबिरों को लगाया, तो मालूम चला कि जो पत्नी है वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव की है, बहुत मीठा बोलती है, जो उनसे एक बार मिलता है तो उनसे दोस्ती हो जाती है। लेकिन पुलिस ने सोचा ये सब बातें होना, एक अपराध से जोड़ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, इन सबका होना, अपराध से होना कोई संबंध नहीं है। लिहाजा उसके ऊपर पुलिस का दिमाग हट गया। पुलिस फिर जांच को आगे बढ़ाती है, तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। चूंकि मामला एक बड़े व्यापारी से था तो व्यापार संगठन के लोगों ने फिर हंगामा करना शुरू किया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस को फिर प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ। फिर पुलिस ने और गहनता दिखाई, अधिकारी सत्ते में आए, जांच को आगे बढ़ाया, तमाम लोगों से पूछताछ हुई। उसके आने जो बिजनेस के जो साथी थे, कस्टमर्स काफ़ी आसपास के थे, पड़ोसी थे, दुकान के आसपास शॉपकीपर थे, उनसे पूछताछ की गई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई। किसी ने कोई ऐसा नहीं बताया कि लगता हो कि हाँ मनीष तख्तानी की हत्या की गई हो, इस प्रकार की गई हो, इस आरोप में की गई हो, क्योंकि उसका जो स्वभाव था बहुत हंसमुख था, अच्छा मंजा हुआ व्यापारी था, उसका अच्छा स्वभाव था, अच्छी सब जगह पैठ थी, सबसे हंसला बोलना था। इसी के दम पर वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा था। लिहाजा किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे हत्यारों तक पुलिस पहुंच सके। अब पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी, एक गुत्थी बन चुकी थी, एक रहस्य बन चुकी थी। पुलिस लगातार लिहाजा काम कर रही थी। फिर जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उस वक्त जो पुलिस एडिशनल एसपी थे शैलेंद्र सिंह, वो तय करते हैं कि अब मनीष की जो कॉल डिटेल है उसको निकलवाया जाए। हो सकता है कॉल डिटेल से कुछ क्लू मिले जिससे हम कत्ल तक पहुंच सके। लिहाजा मनीष के जो फोन होता है उसकी फौरन सीडीआर निकाली जाती है। उसकी कॉल डिटेल जब आती है तो तमाम नंबर से बात करता है, काले होती हैं, लेकिन एक नंबर जो है उस दिन काफी बार उसके संपर्क में था। और वो नंबर जब पुलिस उसकी जांच निकालती है, पड़ताल करती है, तो वो नंबर था उसकी बीवी यानी सपना तख्तानी का। सपना तख्तानी होती है, उसका नंबर होता है। पुलिस फौरन उनको बुलाती है, पूछताछ करती है, उनसे कहती है कि आप ये बताइए, आपने हमें अभी तक क्यों नहीं बताया कि आपके पति के साथ घटना वाले दिन तक आखिरी बार संपर्क हो रहा था। उसकी जहां लोकेशन, जहां पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन मिली, वहां पुलिस पहुंचती है। वहां पर पुलिस को इनकी सेंट्रो कार भी मिलती है। कार में खून के निशान होते हैं, गेट पे निशान होते हैं, काफी ब्लड नीचे मैट के ऊपर जमा हुआ था, बिखरा हुआ था, ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। तो पुलिस सपना से पूछती है कि आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आपकी उस तारीख तक, घटना वाले दिन तक, आखिरी वक्त तक आपकी अपने पति से बात हो रही थी, अननोन नंबर से बात हो रही थी, नया नंबर था, तो ये ऐसा आपने क्यों किया। तो पुलिस को फिर कहीं ना कहीं उस पर शक गहराता है। शक के लिए उसको फिर पुलिस लेके आती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है। चूंकि एक महिला थी, शुरू में गुमराह करती रही और बाद में जब काफी वक्त हुआ पुलिस ने तमाम दलीलें दी जिसका वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जुर्म करने वाला, अपराधी करने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून एक ना एक दिन उस तक पहुंच जाता है, उसको सलाखों के पीछे भेज कर ही दम लेता है। इसी प्रकार यहां हुआ। सपना तख्तानी ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसके बाद उसने बताया कि कैसे हर्षप्रीत जो पड़ोसी है, हर्षप्रीत सलूजा, जो उसके पति का बचपन का दोस्त था, उसका नाम देती है कि मेरे कहने पर उसने अपनी गन से गोली मार के मेरे पति की हत्या की है। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन पति के होते ये सब संभव नहीं था, ऐसा मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने पति के मारने का प्लान बनाया और हर्षप्रीत को कहा गोली मार के इसको जला के राख कर दो, लेकिन किसी प्रकार बॉडी आधी जलकर बंद हो गई, रुक गई और पुलिस को ये क्लू मिल गया। पुलिस जो है उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछती है और सीधे हर्षप्रीत तक पहुंचती है। हर्षप्रीत जो सलूजा है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको लाया जाता है। उसके कहते हैं तो वो मना करता है, लेकिन उससे कहते हैं सपना तुम्हारी जो प्रेमिका है वो अपना जुर्म कबूल चुकी है, उसने आपका नाम ले लिया है। लिहाजा बहुत देर तक नहीं रह पाता है, टूट जाता है। फिर पूरी कहानी बताता है, जो दरअसल एक गंभीर कहानी, गंभीर प्लान इस घटना के पीछे निकल कर आया। वो इस प्रकार दरअसल सपना और मनीष की शादी सन 2007 में हुई थी। दोनों की शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। पूरे शहर को निमंत्रण किया गया था, बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, दोनों खुश थे, दोनों की एक बेटी हुई। मनीष लगातार अपना कार्य कर रहा था, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, उसमें चार चांद लगा रहा था। उसका बिजनेस लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। पत्नी भी व्यापार में हाथ बटा रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसी वक्त एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, वो होता है हर्षप्रीत सलूजा,
सिख समुदाय का युवक होता है। उसकी चूंकि मनीष से काफ़ी दोस्ती होती है, तो संपन्न परिवार का होता है, बड़े घर का होता है, वो आता जाता रहता है। इसी दौरान उसकी पत्नी, मनीष की पत्नी सपना तख्तानी और हर्षप्रीत की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों का नंबर शेयर हो जाता है, उसके बाद बातचीत होती है, दोस्ती गहरी हो जाती है, धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाता है। चूंकि सपना अवस्थी देखने में बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत देखने में लगती थी, लिहाजा हर्षप्रीत उसकी ओर आकर्षित हो गया। सपना भी अपने पति से बोर हो चुकी थी, वो भी बाहर नए पति के साथ संबंध बनाना चाहती थी। लिहाजा जो मनीष है वो बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहते थे, लगातार बाहर रहते थे, पत्नी को वक्त कम दे पाते थे। बाहर रहने की वजह से जो हर्षप्रीत है उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाता था, पत्नी को घुमाने बाहर ले जाता था, बाहर उसको अच्छी शॉपिंग कराता, घुमाता, उसके साथ वक्त बिताता। धीरे धीरे सपना को लगा कि ये मेरे लिए मनीष से ज्यादा उपयुक्त है, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट सकती हूँ। लिहाजा लेकिन चूंकि एक बेटी है और पति जिंदा है तो ये सब मुमकिन नहीं था। दोनों का इश्क है बहुत गहरा हो चुका था, गहरा गया था, रंग बिल्कुल गहरा चुका था, लेकिन पति के रहते ये सब संभव नहीं था। लिहाजा उसने खौफनाक प्लान तैयार किया। उसने हर्षप्रीत से कहा कि अपनी गन से ले जाके दूर जाके इसको मार दो और कार से बहुत दूर जाके डेड बॉडी को डालना, पेट्रोल डाल के आग लगा देना, जिससे पूरी बॉडी जल जाएगी, पहचान में होगी नहीं आ पाएगी। और कार बॉडी की दूरी बहुत ज़्यादा रखना, जिससे बहुत जल्दी दोनों की मिलान ना हो सके, जिससे कोई कड़ी ऐसी ना पैदा हो जाए जिससे वो पुलिस हम तक पहुंच जाए। लिहाजा हर्षप्रीत जो है मनीष अपने दोस्त को बिजनेस की बातें करने के बहाने से बाहर बुलाता है और बुला के उसकी सेंट्रो गाड़ी में बैठ जाता है और उसको बताता है मैं तेरी पत्नी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। उसके बाद सीधे उसके सीने में, उसके सर में 2 गोली मार देता है। मनीष की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कार को लेकर जंगल की ओर जाता है, वहां खंडहर में उसकी लाश को निकाल के नीचे डालता है। उसके बाद पेट्रोल साथ ले जाए, पेट्रोल, लाइटर, माचिस साथ लेकर के जाता है। वो छिड़क कर आग लगाता है और वहां से सीधे भाग आता है। लेकिन लाश आधी जलने के बाद अपने आप आग बुझी और आधा जो हिस्सा है वो नीचे का रह गया। फिर किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस पहुंची, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकदमा चला 4 साल के बाद, लगभग 4 साल के बाद, यानी 4 अगस्त 2016 में भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों को हमेशा के लिए उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया, कालकोठरी में भेज दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या एक पति एक पत्नी के लिए ऐसा कर सकता है जो इतना प्यार करता हो? एक पत्नी पति के लिए ऐसा कर सकती है जो पति इतना प्यार कर रहा हो, संपन्न घर का हो, सब कुछ, सारे सुख सुविधा उसके घर में मौजूद हो? निश्चय ही ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। लिहाजा हमारा ऐसे वीडियो बनाने का मतलब, कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जुर्म कभी कहकर नहीं आता, बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लिहाजा ऐसी घटनाएं, कहानी सुनकर हम आप सतर्क रहें, बेदार रहें, सुरक्षित रहें, हिफाजत में रहें। हमारा जो परिवेश है, समाज है, गली मोहल्ला है, हमारा परिवार है, हम हैं, सब सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ऐसी घटनाओं से हम संज्ञान लें, संदेश लें। और इसी के साथ कामना करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें और कल एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय।